यार गिट के पहले इशू क्या था। लेट अस सपोज एक कंपनी है, वो एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है और उसका वर्जन है V1। और इस सॉफ्टवेयर पे दो पर्सन काम कर रही हैं और इसका एक मैनेजर है जो कि इस पूरे कोड को मैनेज कर रहा है और ये कोड का मेन फोल्डर है। लेट अस सपोज आज ये दो पर्सन आए, इन्होंने इसमें कुछ कोड लिखा, इसने इस पे कुछ कोड लिखा और इन दोनों ने वो अपना अपना कोड इस मैनेजर को दे दिया। अब मैनेजर क्या करेगा, वो एक हिस्ट्री बना के चल रहा है कि इस पर्सन ए ने आज ये काम किया, पर्सन बी ने आज ये सेट ऑफ लाइंस लिखी, और बाद में वो इन दोनों का कोड अगर सही है तो उसको इस फोल्डर में डाल देता है। कल को लेटर सपोज दो अलग बंदे आए, कल को इन दोनों की ड्यूटी नहीं है, कल को दो अलग बंदों की ड्यूटी है, और वो आए तो मैनेजर ने क्या बोला, हे ये ले, इसका लेटर सपोज नाम है सी, इसका नाम है डी। तो मैनेजर ने बोला कि ये ले कोड और तू भी ले ले कोड। और मैनेजर ने इनको बता दिया कि कल पर्सन ए ने ये वाला काम किया था, क्योंकि मैनेजर ने उसको नोट किया था हिस्ट्री को, तो उसने बता दिया कि ए ने ये वाला काम किया था, आज तू इसके आगे का काम कर। तो इसने डी को भी बता दिया कि कल बी ने ये वाला काम किया था और आज तू आगे का काम कर। तो इसने आज आगे का काम किया, इसने आज आगे का काम किया। जब बाद में इन दोनों का काम खत्म हो गया तो ये आए, इन्होंने फिर से मैनेजर को बोला। तो मैनेजर ने क्या किया, पहले नोट कर लिया कि आज सी ने क्या काम किया है और डी ने क्या काम किया है। बाद में इन दोनों का जो अपडेटेड कोड है वो उठा के फिर से इसमें मर्ज कर दिया। तो देखो, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन है जो कि मैन्युअली डेटा मेंटेन कर रहा है कि किसने कब क्या काम किया। लेट अस सपोज आज कोड में कोई दिक्कत आ गई, तो मैनेजर क्या देखेगा कि यार आज काम किया था सी और डी ने, कल तक तो कोड सही था, आज कोड में दिक्कत आई है, तो काम सी और डी ने किया है, तो दोनों में से किसी ने कुछ मिस्टेक किया है, तो वो सी का कोड चेक करेगा और डी का कोड चेक करेगा। तो वो मैन्युअली मेंटेन कर रहा है इस चीज को। और लेट अस सपोज अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड वे में देखें, इस सेम कोड के अगर मल्टीपल वर्जन है, लेट अस सपोज एक टीम है जो कि इसकी वर्जन 2 पे काम कर रही है, एक टीम है जो कि इसकी वर्जन 3 पे काम कर रही है, तो हर एक वर्जन का एक सेपरेट सेपरेट फोल्डर होगा और उस सेपरेट फोल्डर की अलग सेपरेट कॉपीज होंगी जो कि सब मैनेजर मेंटेन कर रहे होंगे किसने क्या लिखा है। तो अगर हमारे पास वर्जन्स को कंट्रोल करना यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, और ये और मुश्किल तब हो रहा है जब ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि इस वर्जन पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में मुझे कोड को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। तो गिटहब क्या होता है यार, गिटहब डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, जो कि अगर एक वर्जन मल्टीपल लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको कंट्रोल करने का एक ऑटोमेटेड तरीका है। और ये रिकॉर्ड करता है कि किसने क्या क्या चेंजेस किए हैं और कब किए हैं, और उसकी पूरी हिस्ट्री ये ऑटोमेटिकली मेंटेन करके रखता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यार कि ये गिट एक्चुअल में काम कैसे करता है। लेट अस सपोज हमारे पास दो पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी। तो पर्सन ए के सिस्टम में गिट इंस्टॉल होगा और पर्सन बी के सिस्टम में भी गिट इंस्टॉल होगा। और एक बात आप हमेशा याद रखना यार, जो ये गिट होता है ये सिस्टम लेवल पे काम करता है। अगर आप चाहते हो कि ए का कोड बी से इंटरेक्ट करे तो वो गिट पे नहीं होगा, गिट इंडिविजुअल हर एक बंदे के सिस्टम में होता है। तो एक हमारे पास सेंट्रल रिपो है जहां पे सभी का कोड आके सेव होगा, वो होता है हमारे पास गिटहब। तो गिट जो है वो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स पे काम करेगा और गिटहब जो सेंट्रल रिपो पे काम करेगा। और यहाँ पे एक लेट अस सपोज ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसपे ये दोनों बंदे काम करेंगे। तो आज डे 1 है, डे 1 में पर्सन ए आया, उसने यहां से ये सेंट्रल रिपो में गया, गिटहब से गया, और गिटहब से उसने आज का कोड उठा के अपने सिस्टम में डाल दिया, और आज उसने कुछ चेंजेस किए और उन चेंजेस को यहाँ पे अपने सिस्टम पे सेव कर लिया। जब उसने चेंजेस सेव कर दिए तो दोबारा उसको जो सेंट्रल रिपो है उस पर पुश कर दिया, तो जो उसके चेंजेस थे वो यहाँ पे पुश हो गए। अब पर्सन बी आया अगले दिन, उसने देखा कि चलो मैं पहले सेंट्रल रिपो से जाता हूं, वहां से अपडेटेड कोड उठाता हूं। तो पर्सन बी आया, उसने इस अपडेटेड कोड को यहां से उठा के अपने सिस्टम पे रख लिया। तो यहां से जो चेंजेस हुए थे वो इसके पास चले गए। अब ये देखेगा कि ओके, ये अब इसके पास गिट है, तो गिट इस चीज को रीड कर सकता है कि किसने कब क्या चेंजेस किए। तो पर इसके पास ये डायरेक्टली नहीं आया, पहले पर्सन ए ने उसको गिटहब पे डाला सेंट्रल रिपो पे, और फिर पर्सन बी ने गिट की हेल्प से गिटहब से उसको उठा लिया सेंट्रल रिपो से। अब ये देखेगा अच्छे ओके कि कल पर्सन ए ने क्या काम किया, तो उसको ये काम यहाँ पे दिख रहा है, उसने पढ़ा, तो आज उसने अपने चेंजेस किए, और जब उसके चेंजेस फिनिश हो गए तो उसने यहाँ पे आके अपने चेंजेस को अपडेट कर दिया। अगले दिन फिर से पर्सन ए आएगा, वो फिर से सेंटर, अभी उसके पास अपडेटेड कोड नहीं है, अब वो जाएगा सेंट्रल रिपो पे, वहां से अपडेटेड कोड उठाएगा और अपने सिस्टम पे उसके पास अपडेटेड कोड आएगा। तो अब पर्सन ए देख सकता है कि उसने क्या काम किया था, और उसके बाद अगले दिन किसी और ने क्या काम किया। तो अब एक ही रिपो है बट उस पर मल्टीपल बंदे काम कर पा रहे हैं, और सब कुछ हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो रहा है कि पर्सन ए ने आज इस दिन क्या काम किया था, पर्सन बी ने क्या काम किया,
और लेट अस सपोज आज ए ने फिर से कुछ काम किया और काम करने के बाद उसने यहाँ पे पुश करा दिया, तो यहाँ पे एक एंट्री हो गई फिर से पर्सन ए के नाम की। और लेट अस सपोज कल को एक नया बंदा आ रहा है पर्सन सी, और अब उसने काम करना है, तो फिर से सेंट्रल रिपो से अपडेटेड कोड उठाएगा, और जब इसके पास अपडेटेड कोड गया तो वो यहाँ पे देख सकता है ओके पहले दिन ए ने कुछ काम किया, दूसरे दिन बी ने कुछ काम किया, तीसरे दिन फिर से ए ने कुछ काम किया, और आज वो अपना काम करेगा। जब उसका काम फिनिश हो गया तो फिर से वो सेंट्रल रिपो पे डाल देगा, तो यहाँ पे पर्सन सी का कुछ काम आ जाएगा। तो ऐसे देखो, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, जो सेम कॉपी है वो ए के पास भी है सारी हिस्ट्री की, सेम कॉपी सारी हिस्ट्री की बी के पास भी है, और सेम कॉपी सारी हिस्ट्री की सी के पास भी है। तो मल्टीपल वर्जन्स मेंटेन हो रहे हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है सबके बीच में। तो ये होता है हमारे पास गिटहब, और ये ऐसे काम करता है। तो मेन पॉइंट ये है यार कि जो गिट होता है वो सिस्टम लेवल पे काम करता है। आपको एक सेंट्रल प्लेस चाहिए जहां पे आप कोड डालोगे ताकि बाकी लोग उसको वहां से उठा सके, तो वो जो सेंट्रल प्लेस होती है वो होती है हमारे पास गिट। तो यार गिट को सिस्टम पे इंस्टॉल करना बहुत आसान है। आप जस्ट इस वेबसाइट पे जाओ git and /downloads, और जो भी आपका मैक में हो, विंडोज में हो, लिनक्स में हो, और अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर लो। और जब आपका गिट डाउनलोड हो जाएगा अपने टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट पे आओ और यहाँ पे जस्ट लिखो गिट हाइफन वर्जन, और अगर आपको गिट का वर्जन दिख रहा है तो इसका मतलब गिट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। तो गाइस मैंने एक एपीआई करके फोल्डर है, उस फोल्डर को ओपन कर लिया है, और उसके अंदर सिर्फ 2 फाइल्स हैं। इसमें मैंने कुछ गिट की कमांड्स लिखी है, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी, और ये हमारे पास इंडेक्स फाइल है। तो यार अभी एक सिंपल फोल्डर है, बट अगर मैं चाहता हूँ कि इस फोल्डर को गिट है जो वो मेंटेन करे, कि इस फोल्डर के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको गिट मेंटेन करे, तो उसके लिए मुझे इसको गिट रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास कमांड होती है गिट इनिट, इसका मतलब गिट इनिशियलाइज करो। तो जिस भी फोल्डर के अंदर आप हो, गिट इस फोल्डर को एक रिपोजिटरी की तरह ट्रीट करेगा। देखो इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, और देखो इन सबका कलर चेंज हो गया, और इनके सामने यू लिखा आ गया। यू का मतलब होता है अनट्रैक्ड। अब मैं आपको बताता हूं कि चल क्या रहा है। तो जब भी आप किसी भी फोल्डर के अंदर गिट इनिट कमांड लिखते हो, तो गिट क्या करता है, उस फोल्डर को 3 लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अभी तो आपको कुछ डिवीजन दिख नहीं रही है, बट गिट ने इस एपीआई फोल्डर को 3 लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट को हम बोलते हैं यार वर्क स्टेशन, और आपकी सारी की सारी जो फाइल्स होती हैं वो शुरू में वर्क स्टेशन के अंदर प्रेजेंट होती है। और दूसरा हमारे पास एरिया होता है स्टेजिंग एरिया, और तीसरा होता है लोकल रिपो। ये आपको कहीं दिख नहीं रहा, बट ये गिट इंटरनली मैनेज कर रहा है। लॉजिकली उसने आपके इस एपीआई फोल्डर को 3 लॉजिकल एरियाज में डिवाइड कर दिया है, वर्क स्टेशन, स्टेजिंग एंड लोकल रिपो। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा और आपको एक क्लियर हो जाएगा। देखो वर्क स्टेशन एक ऐसा एरिया होता है जहां पे हमारी इनिशियली फाइल्स होती हैं, जहां पे हम चीजें कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जब हमने चेंजेस कर दिए और हम उससे सेटिस्फाइड है, तो हम उनको वर्क स्टेशन से उठा के स्टेजिंग में डाल देते हैं। जब हम किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, तो यार जो पूरा का पूरा ग्रोसरी स्टोर होता है वो एक वर्क स्टेशन होता है। मतलब जहां मर्जी जाएं, जौन सी मर्जी चीज उठाएं, जिस मर्जी का प्राइस देखें। और जो हमारे पास बास्केट होती है ना जिसको हम लेके चलते हैं, वो हमारा स्टेजिंग एरिया होता है। कि वर्क स्टेशन से हमें जो जो अच्छा लग रहा है, जो जो हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हम इसको परचेज करेंगे, उसको हम अपनी बास्केट में डाल देते हैं। तो ये जो स्टेजिंग एरिया होता है, ये हमारी एक बास्केट होती है। लेट अस सपोज आज मैंने कुछ चेंजेस किए, मैंने उन चेंजेस को स्टेजिंग एरिया में डाल दिया, पर मैंने फाइनल नहीं किया। अभी मैं सोचूंगा कि ठीक है ये चेंजेस डन है, बट बाद में मैं इनको एक्चुअल में सेव करूंगा। फिर से मैंने कुछ चेंजेस किए, उसको स्टेजिंग एरिया में डाल दिया। तो ये एक बास्केट है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट 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 उठा उठा के लाते हो जो आपको अच्छे लगते हैं। और जब हमारे चेंजेस स्टेजिंग एरिया में हो गए हैं और मैं चाहता हूं कि नहीं मैं अब इनको फाइनल करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अब मैं बास्केट लेके जा रहा हूं, मैंने उसमें जो जो फ्रूट्स डाले, जो जो बिस्किट्स डाले, जो जो स्नैक्स डाले, मैं उनसे सेटिस्फाइड हूं, और मैं चाहता हूं कि अब इस बास्केट को फाइनल चेकआउट कर दो ताकि मैं इसको घर पे ले जाऊं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉमिट। तो जो जो भी चीजें आप स्टेजिंग एरिया में डालते हो, अगर आपने एक बार इस स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपो में उसको सेव कर दिया, तो आप उसको अंडू नहीं कर सकते। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉमिट। कि हम वो अपना बास्केट लेके गए और हमने दुकानदार को दे दिया, अब जब उसने बिल जनरेट कर दिया और हमने पेमेंट कर दी, उसके बाद वो अंडू नहीं हो सकता, डेफिनेटली वो हमको यूज करना ही पड़ेगा। तो ये होता है हमारे पास स्टेजिंग एरिया से जब हमने लोकल रिपो में चीज को शिफ्ट कर दी, तब हम उन चेंजेस को अंडू नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कमांड आती है गिट स्टेटस। और गिट स्टेटस एक ऐसी कमांड है यार जो आपको आपकी पूरी गिट रिपोजिटरी की का स्टेटस बताती है। मतलब आपके वर्क स्टेशन का क्या स्टेटस है, स्टेजिंग का क्या स्टेटस है, और लोकल रिपो का क्या स्टेटस है। तो अगर मैं अभी आपको चलाऊं गिट स्टेटस कमांड यहाँ पे लिखूं, तो मुझे बता रहा है सबसे पहले नो कमिट्स येट, कि हमारी लोकल रिपो में कोई कमिट्स नहीं है। दूसरा, जो हमारा वर्क स्टेशन है उसके अंदर 2 अनट्रैक्ड फाइल्स हैं। अनट्रैक्ड फाइल्स का क्या मतलब है कि इनके अंदर कुछ कोड है
वो कोड अभी स्टेजिंग एरिया में शिफ्ट नहीं किया गया है। तो वर्क स्टेशन के अंदर दो अनट्रैक्ड फाइल्स हैं और इसीलिए ये हमको रेड कलर में दिख रही है। और तीसरा ये हमें बता रहा है कि मेरे पास कमिट करने के लिए कुछ भी नहीं है। देखो, नथिंग एडिड टू कमिट। क्यों? क्योंकि हमारी जो बास्केट है वो एम्प्टी है, तो बिलिंग हम किस चीज की कराएंगे? सेम वही केस है कि जो स्टेजिंग एरिया है यार वो अभी एम्प्टी है, तो कमिट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ठीक है, इसके अंदर मैंने जो भी कोड लिखा वो मैं यहां से स्टेजिंग एरिया में शिफ्ट करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूं इस कोड से। तो उसके लिए कमांड होती है गिट एड। अगर आपको कुछ भी कोड है, आप चाहते हो कि वो जो कोड है वो वर्किंग डायरेक्टरी से आपके स्टेजिंग एरिया में शिफ्ट हो, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है गिट एड। गिट एड कमांड का हम यूज करते हैं वर्क स्टेशन से चेंजेस को स्टेजिंग एरिया में शिफ्ट करने के लिए। तो अगर मैंने लिखा गिट एड और उसके बाद आपको फाइल का नेम देना पड़ता है, किस फाइल को आप मूव करना चाहते हो, बट मैंने डॉट लिख दिया। डॉट का मतलब क्या है? करंट फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं उन सभी को शिफ्ट कर दो। अब मैंने लिखा। अब लॉजिकली हुआ क्या यार कि ये जो दोनों फाइल्स थी, ये इनके जो चेंजेस थे वो स्टेजिंग एरिया में आके शिफ्ट सेव हो गई हैं। अब अगर हम दोबारा अपनी रिपो का स्टेटस देखें, तब देखो क्या आ रहा है। नो कमिट्स। कमिट्स तो अभी कुछ भी नहीं है। दूसरा, चेंजेस टू बी कमिटेड। ये बोल रहा है कि अब आपके पास दो चेंजेस है जिनको आप कमिट कर सकते हो। अब आपके पास दो आइटम्स है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो देखो, चेंजेस टू बी कमिटेड। और हमारे पास वर्क स्टेशन एम्प्टी हो गया। क्यों? क्योंकि वर्क स्टेशन में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उसका कोई स्टेटस आ ही नहीं रहा है। अब अगर मैं इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को चेंज कर दूं, मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग न्यू चेंज। अब मैं दोबारा, आप देखो वर्क स्टेशन में अब मैंने फिर से कुछ चेंजेस किए हैं और ये वाली चेंजेस अभी स्टेजिंग एरिया में नहीं है। तो अगर मैं आपको दोबारा गिट स्टेटस कमांड चला के दिखाऊं, कॉमिट्स कोई भी नहीं है हमारे लोकल रिपो में। चेंजेस टू बी कमिटेड, हाँ दो चेंजेस है जिनको आप कमिट कर सकते हो। चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, ये बोल रहा है यार कि एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है आपके वर्क स्टेशन में, इसके अंदर कुछ कंटेंट है और वो कंटेंट अभी स्टेजिंग एरिया में मूव नहीं किया गया, तभी देखो ये आपको ये रेड कलर से दिख रहा है और इस पे लिखा हुआ है मॉडिफाइड। और क्योंकि इन चेंजेस को अभी हमने यहां से यहां शिफ्ट नहीं किया है, तो चलो कौन सी कमांड होती है? गिट एड डॉट। ये कमांड क्या करेगी? जितने भी यहाँ पे चेंजेस है उसको स्टेजिंग एरिया में शिफ्ट कर देगी। अब अगर मैं दोबारा दिखाऊं गिट स्टेटस, तो देखो हमारे पास कुछ भी रेड से नहीं आ रहा, क्योंकि जो कुछ भी हमने किया है वो सारा हमारा स्टेजिंग एरिया में सेव है और कमिट करने के लिए रेडी है। अब यार मैं क्या चाहता हूं कि जो भी चीज मेरे स्टेजिंग एरिया में है, मेरी तरफ से वो डन है, मैं उसको कमिट करना चाहता हूं। तो गिट ऐड कमांड का यूज होता है फाइल्स को वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में लेके जाने के लिए, और गिट कमिट कमांड का यूज होता है स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपो में लेके जाने के लिए। तो यहां से यहां अगर कोड जाएगा तो गिट ऐड कमांड से जाएगा, और यहां से यहां कोड जाएगा तो लोकल रिपो में जाएगा। तो बस वही। अब मैं अगर मैं दोबारा देखूं गिट स्टेटस, तो मेरे पास ये दोनों फाइल्स हैं जिनको मैं कमिट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा? गिट कमिट माइनस एम का मतलब होता है सब कुछ हम कमिट करेंगे, और हर एक कमिट के साथ आप एक टैग लगा सकते हो कि आपने क्या किया। लेट अस सपोज मैंने बोला रिटर्न टू लॉग्स, कि मैंने दो लॉग्स यहां पे लिखी हैं। जैसे ही मैंने उसको एंटर किया, अब अगर मैं लिखूं गिट स्टेटस, तो देखो ऑन ब्रांच नथिंग टू कॉमिट वर्किंग ट्री क्लीन, कि अब वो बोल रहा है सब कुछ क्लीन है। क्यों? क्योंकि वर्क स्टेशन भी क्लीन हो गया, क्योंकि वर्क स्टेशन से हमने जो जो लिया था वो स्टेजिंग एरिया में डाल दिया, और स्टेजिंग एरिया के बाद हमने उसको कमिट कर दिया, तो सब कुछ अब क्लीन है। अब आप इसको एग्जांपल देखो कि आपने जो जो आपने सेलेक्ट किया था उसको आपने अपने बास्केट में डाला था, अब आपने उस बास्केट को चेकआउट करा दिया तो वो बास्केट एम्प्टी हो गई और आप अपना सामान लेके चले गए, तो वो पूरी बास्केट क्लीन है आगे के काम के लिए। तो हमारे पास कुछ भी पेंडिंग नहीं है, तो आपको नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। तो चलो मैं क्या करता हूं, मैं एक और इसी फाइल में मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं, console डॉट लॉग। और अब मैंने चेंजेस किए, अब मैं लिखूं गिट स्टेटस, तो फिर से मुझे बता रहा है कि यार एक चीज आपकी अभी अनट्रैक्ड है, उसको फटाफट आप स्टेजिंग एरिया में डाल दो। तो मैं क्या करूंगा? स्टेजिंग एरिया में डालने के लिए कौन सी कमांड होती है? देखो, वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया के लिए गिट ऐड होती है, तो मैं लिखूंगा गिट ऐड और डॉट, मतलब सब कुछ जितने भी चेंजेस हैं उसको तुम स्टेजिंग एरिया में डाल दो। किया? अब मैंने लिखा गिट स्टेटस, वर्किंग डायरेक्टरी मेरी क्लीन है, अब मैंने एक नया चेंज स्टेजिंग एरिया में डाला है, तो उसको अभी कमिट करना पेंडिंग है, तो वो आपको बता रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड। अब मैं इसको दोबारा अगर कमिट कर दूं, गिट कमिट माइनस एम, अब मैं लिख लूं एडिड थर्ड लाइन। हाँ, तो अब ये भी कमिट हो गया। तो अब अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊं गिट स्टेटस, तो हमारे पास वर्किंग ट्री क्लीन है। अब हमारे पास दो कमिट हो गए हैं, ये दूसरा कमिट आ गया। अब लेट अस सपोज कल को कोई और बंदा आया, उसने यहाँ पे एक नई फाइल बना दी, लेट से
new.js और उसने लिख दिया यहाँ पे console.log हाय। और अब अगर वो गिट स्टेटस देखेगा, देखो अगेन हमारे पास एक अनट्रैक्ड फाइल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टेजिंग एरिया में ये दोनों चीजें हैं, बट यहाँ पे एक नई फाइल बन गई है। तो अब मुझे इसको, अगर ये डन है तो मुझे इसको उठा के स्टेजिंग एरिया में डालना है। तो क्या कमांड है? गिट ऐड, और आप इस फाइल का नेम भी दे सकते हो और आप डॉट भी लिख सकते हो। तो अभी मैंने इस फाइल का नेम दिया। अब ये फाइल यहां से उठ के स्टेजिंग एरिया में चली गई है। तो अब अगर मैं लिखूं गिट स्टेटस, तो हमारे पास सब कुछ क्लियर है, कोई इशू नहीं है। देखो अब हमारे पास कोई भी अनट्रैक्ड चेंजेस नहीं है, रेड में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि सब कुछ वर्क स्टेशन से हमने स्टेजिंग एरिया पे शिफ्ट कर दिया है। बट हाँ, एक फाइल है new.js जिसको अभी स्टेजिंग एरिया से हमने कॉमिट नहीं किया है। तो अगर ये मेरी डन है, एक हमारे पास प्रोडक्ट है जो हमारे बास्केट में है, हमने अभी उसकी बिलिंग नहीं कराई है। अगर मैं चाहता हूं कि हाँ मैं इसकी बिलिंग कराऊंगा, मैं इसको लेना चाहता हूं, तो मैं गिट कॉमिट कर दूंगा इसको। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कमेंट में एडिड अ न्यू फाइल, हमारे पास कमिट हो गया। अब अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं गिट स्टेटस, तो खाली है सब कुछ। क्यों? क्योंकि जितने भी यहाँ पे चेंजेस थे हमने स्टेजिंग में डाल दिए, जितने भी स्टेजिंग की चेंजेस थे हमने लोकल रिपो में डाल दिए। अब हमारे पास लोकल रिपो में टोटल कितने कमिट्स हो गए हैं? 3। पहले कमिट में हमने 2 कंसोल डॉट लिखे थे, तीसरे कमिट में हमने, दूसरे कमिट में हमने नया लॉग लिखा, और तीसरे कमिट में हमने एक नई फाइल बना दी। तो यार हमारे पास ये 3 कमिट्स हैं। और अगर हम देखना चाहते हैं, लेट अस सपोज कल को हम आए और हम देखना चाहते हैं कि पिछले 3 कमिट्स ने किसने क्या क्या चेंजेस किए, तो हमें कमांड लिखनी है गिट लॉग। और देखो हमें सब कुछ दिख रहा है कि संडे को इतने बजे चेंजेस किए हैं, और उस चेंज में उसने क्या किया, एडिड अ न्यू फाइल। उस सबसे पहला चेंज ये था, उसमें रिटर्न जो मैंने कमेंट लिखा था, फिर उसके बाद एक चेंज हुआ एडिड अ थर्ड लाइन, फिर उसके बाद एक और चेंज हुआ एडिड अ न्यू फाइल। तो देखो सारे चेंजेस किसने किए हैं, किस बंदे ने किए हैं, किस टाइम पे किए हैं, और क्या क्या चेंजेस किए हैं उसके कमेंट। यार ये तीनों कमेंट्स देखो हमने, अगर आप देखना चाहते हो कि इस स्पेसिफिक कमेंट में बंदे ने कोड में क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो आप इसकी कमेंट आईडी को कॉपी करो। जरूरी नहीं आप पूरी कॉपी करो, शुरू के थोड़े वर्ड हमने, लेटर्स हमने कॉपी किए, यहां से आप क्यों दबाओ। अब आपको कमांड लिखनी है गिट शो, और उसके बाद उसकी कॉमिट आईडी। तो देखो आपको दिख रहा है ऑथर आशीष ने चेंजेस किए हैं, कब किए हैं, कितने बजे किए हैं, और ये उसने कमेंट लिखा है। और उसने कोड में क्या चेंजेस किए हैं, देखो पहले कोड ये था, और बाद में उसने एक नई लाइन ऐड कर दी console.log सब्सक्राइब नाउ। देखो ये हमारे पास उसने बोला कमिट चेंजेस किए हैं, तो अब मैंने इसको क्यों कर दिया। अगर मैं बोलूं दोबारा से गिट लॉग दिखाओ, और मैं देखना चाहता हूं कि ये वाला कमेंट है इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, तो मैंने इसकी आईडी कॉपी की यहां से, ये वाली, और मैंने यहां से क्यों दबाया और मैंने लिखा गिट शो। तो देखो उसने क्या बोला कि एक नई न्यू फाइल बनी है new.js करके, और उसके अंदर लाइन लिखी गई है console.log हाय। देखो इंटरनली वो सारी की सारी हिस्ट्री मैनेज कर रहा है। तो अभी मेरे पास 3 कमिट है। अब मैं क्या करता हूं यार, जो new.js फाइल है उसके अंदर जाके एक फॉर लूप लिख देता हूं। मैंने सिंपल सा इसके अंदर फॉर लूप लिख दिया है। जिनको नहीं पता होता है यार, आप टेंशन मत लो। अब अगर मैं दोबारा दिखाऊं, मैं टर्मिनल को क्लियर कर रहा हूं, अब मैं दोबारा दिखाऊं गिट स्टेटस, तो मुझे दिखाएगा कि एक चीज आपकी अनट्रैक्ड है, मतलब अभी सेव नहीं है। तो गिट ऐड डॉट, इससे क्या होगा, ये जो चेंजेस हैं ये वर्क स्टेशन से मेरे चले गए स्टेजिंग एरिया में। अब अगर मैं दिखाऊं गिट स्टेटस, तो स्टेजिंग एरिया में एक चीज है जिसको, जो पेंडिंग है अभी कॉमिट्स में लेके जाने के लिए, तो मैं इसको कॉमिट कर दूंगा गिट कॉमिट -m, और अब मैं बोल दूंगा एडिड लूप। अब अगर मैं अभी के लिए क्लियर करूं और अब मैं आपको दिखाऊं गिट स्टेटस, तो देखो हमारा कुछ भी नहीं है, कि वर्क स्टेशन में जो भी चेंजेस थे वो सारे के सारे सेव है हमारे पास कॉमिट में। अब अगर मैं आपको दिखाऊं गिट लॉग, तो अभी देखो हमारे पास एक लेटेस्ट कॉमिट आया है यार, एडिड लूप करके। देखो टाइम भी करेक्ट है, देखो अभी टाइम क्या हो रहा है, और सेम टाइम है। तो इस टाइम पे इस ईमेल वाले बंदे ने इस पे चेंजेस किए हैं। तो देखते हैं इसने चेंजेस क्या किए हैं। तो इसकी कॉमिट आईडी हमने यहां से कॉपी की, और अब हम लिखेंगे गिट शो और इसकी कॉमिट आईडी। और देखो इसने बोला कि कौन, ये पहले कोड था, उसके बाद प्लस 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 का मतलब ये कोड ऐड हुआ है, तो उसने फाइल में ये वाला कोड ऐड किया है। तो देखो अभी जो हमारे चेंजेस हैं वो लोकल रिपो में सेव हो रहे हैं, राइट। अब हमने यार इस डायग्राम में क्या पढ़ा था, कि ये बंदा जो भी चेंजेस कर रहा है वो इसके लोकल रिपो में सेव तो हो रहे हैं, बट अगर इस बंदे को ये कोड चाहिए, तो वो इसको कॉल थोड़ी ना करेगा कि मुझे कोड दे दे। तो एक सेंट्रल प्लेस होनी चाहिए जहां पे सारा का सारा कोड पुश करे, तो उसको हम बोलते हैं गिटहब। तो आपको गिटहब पे जाना है, आपको गिटहब पे अपना अकाउंट बनाना है, अगर नहीं है तो आप अपना अकाउंट बना लीजिए, और आपको न्यू रिपोजिटरी बनानी है। अभी एक सेंट्रल रिपोजिटरी है,
तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने लिख दिया गिट ट्यूटोरियल 2, और डिस्क्रिप्शन आप मर्जी या पब्लिक कर सकते हो इसको, और क्रिएट रिपो। तो मैंने इसको किया। अब मुझे मेरी एक रिपोजिटरी बन गई है, ये अभी खाली है। अब बट मुझे एक HTTPS लिंक मिला इसका, मैं इस लिंक को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी तक मैंने क्या किया यार, कि ये मेरी लोकल रिपो थी। अब मैंने क्या किया है कि इसी लोकल रिपो की एक मैंने कॉपी बना दी, मतलब इसी तरह की एक और रिपोजिटरी बना दी है, बट ये अभी मेरे सिस्टम में नहीं है। जो अभी अभी मैंने रिपोजिटरी बनाई है, ये गिटहब के मेरे अकाउंट पे है, ये मेरे लोकल सिस्टम में है, किसी के भी लोकल सिस्टम पे नहीं है, ये गिटहब के क्लाउड में है। तो अभी इसका कोड खाली है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरे लोकल रिपोजिटरी में जो चेंजेस हैं उनको मैं इस ग्लोबल, इस रिमोट रिपोजिटरी में पुश करना चाहता हूं। ये तीनों की तीनों कॉमिट्स को यहां पे डालना चाहता हूं, ताकि अगर लेट अस सपोज कल को एक बंदा और है, ये उसका सिस्टम है, और वो चाहता है कि वो मेरा कोड ले, मतलब उसको मेरे तीनों लॉजिकल एरियाज मिल जाए, तो वो मुझे कॉल करके मेरे से जिप फाइल नहीं मांगेगा, वो डायरेक्ट इस सेंट्रल रिपोजिटरी पे जाएगा और यहां से उठाएगा। तो अगर आप अपनी लोकल रिपोजिटरी को एक सेंट्रल रिपोजिटरी से कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपको एक रिमोट बनाना पड़ता है। जैसे टीवी के लिए रिमोट होता है ना, जो उसको इंस्ट्रक्शन देता है, तो आपको एक रिमोट बनाना पड़ता है, उसके हेल्प से आप कोड को यहां से यहां पुश कर सकते हो। तो कमांड उसके लिए बहुत सिंपल होती है यार। तो आपको रिमोट ऐड करने के लिए सिंपल से कमांड होती है, हे गिट मैं एक रिमोट ऐड करना चाहता हूं, गिट रिमोट ऐड। उसके बाद रिमोट का नाम आपको देना है, मैंने इसका नाम दे दिया टेम्प, और उसके बाद आप उस रिमोट की यूआरएल दे दो। मैंने बोला ये लो, ये सेंट्रल डिपो की यूआरएल है, इसके साथ एक तुम रिमोट ऐड कर दो। तो एक टेम्प नाम का रिमोट बन गया है। तो इन दोनों के बीच में एक टेम्प नाम का जो कनेक्शन है वो बन गया है। अब बस मैं रिमोट को बोलूंगा कि जो भी कोड मेरे कमिट्स में है, जितने भी मेरे कमिट्स हैं, उनको तुम उठा के सेंट्रल रिपो पे डालो। तो आपके पास कमांड होती है यार पुश गिट पुश कमांड का हम यूज करते हैं लोकल रिपो से सारे के सारे कमिट्स को अपनी रिमोट रिपो पे पुश करने के लिए। तो गिट पुश, और उसके बाद आपको अपने रिमोट का नाम देना है, दैट इज टेम्प, और आपको एक कीवर्ड लिखना होता है यार मेन, ये आपकी ब्रांच का नाम होता है। लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा ब्रांच क्या होती है, या तो मेन होगा या तो मास्टर होगा, दोनों में से कोई एक होगी। अब मैंने इसको पुश किया, अब देखो हमारे पास पुश हो गया। अब अगर मैं यहां पे आऊं तो हुआ क्या, जितने भी चेंजेस, जितने भी कमिट्स मेरे लोकल रिपो में थे, अब वो सारे के सारे मेरी ग्लोबल रिपो में, मेरी सेंट्रल रिपो में चले जाएंगे। तो अब अगर मैं गिटहब पे आऊं और मैं इसको रिलोड करूं, तो देखो मुझे यहाँ पे मेरे चेंजेस दिख रहे हैं, और मेरे पास टोटल कितने कमिट्स थे। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको गिट लॉग, मेरे पास 4 कमिट्स हैं, और वो 4 के 4 कमिट्स उठ के हमारे सेंट्रल रिपो पे चले जाने चाहिए ना। तो अगर आप गिटहब पे आओ और यहाँ पे कमिट्स पे क्लिक करो, देखो आपको कितने 4 कमिट्स दिख रहे हैं, और हर एक कॉमेंट देखो दिख रहा है एडिड लूप, इस पे आप क्लिक करो तो आपको यहाँ पे एक्चुअल डिटेल दिख रही है। तो हमने किया कुछ नहीं, जो भी हमारी लोकल रिपो पे था उसको कौन मेंटेन करता है, गिट। पर मैं चाहता हूं कि नहीं, इसको मैं क्लाउड में एक सेंट्रल प्लेस पे सेव करना चाहता हूं, तो हमने उसके लिए रिमोट को ऐड किया, और उस रिमोट से हमने सारा कोड उठा के यहाँ से यहाँ पे पुश करा दिया, ताकि कल को एक अलग बंदा आ रहा है तो वो इसको यहाँ से पुल कर सके। अब लेट अस सपोज मैं एक नया पर्सन, और मैं चाहता हूं कि इस बंदे ने यहाँ पे कोड को पुश किया, और मैं पर्सन बी हूं, और मैं इसी कोड को लेके अपने आगे का काम करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा यहाँ पे, और मैं कोड पे क्लिक किया, और मैंने इसकी HTTPS URL को यहाँ पे ऐसे कॉपी कर लिया। और अब लेट अस सपोज मैं एक न्यू पर्सन हूं, तो मैं अपने टर्मिनल पे जाऊंगा, और मैं अपने डेस्कटॉप पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं कमांड लिखूंगा गिट क्लोन। लेट अस सपोज ये है, यूजर ए एंड ये है यूजर बी। यूजर ए ने अपने लोकल सिस्टम पे चेंजेस किए, उसको गिटहब पे डाल दिया। अब मैं लेट अस सपोज मैं हूं यूजर बी, और मैं चाहता हूं कि उन चेंजेस को मैं यहां से कॉपी करके अपने सिस्टम पे आगे काम करूं। तो मैं गिट क्लोन कमांड लिखूंगा, और उसके बाद मुझे इस सेंट्रल रिपोजिटरी की यूआरएल देनी है। क्यों? क्योंकि इसने अपना सारा कोड इस सेंट्रल रिपो पे शिफ्ट किया था। तो मैं गिट क्लोन इस सेंट्रल रिपो की यूआरएल दी। अब देखो क्लोनिंग हो रहा है, और अब हमारे पास ये जो फोल्डर है वो यहाँ पे बन गया। तो देखिए ये हमारे पास गिट ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर बन गया है। तो मैं इस फोल्डर को VS कोड की न्यू विंडो में ओपन कर लेता हूं, ताकि ये एक दूसरा पर्सन हो, राइट। तो मैंने इस फोल्डर को ओपन किया डेस्कटॉप पे, गिट ट्यूटोरियल 2। अब अगर मैं टर्मिनल में ओपन करके आपको दिखाऊं, गिट स्टेटस, सॉरी गिट लॉग, तो देखो अभी मेरे पास सारे के सारे कॉमिट्स आ रहे हैं। क्यों? अभी दूसरा बंदा है, इसका पहले से लेना देना नहीं है, इसने इस सेंट्रल रिपो से इस कोड को क्लोन किया है, अब ये काम कर रहा है। अब लेट अस सपोज यार इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने इस न्यू फाइल में आके एक और लूप ऐड कर दिया, और वो लूप चल रहा है 10 बार। अब ये वाला बंदा है,
अब इसके पास इसकी एक वर्क स्टेशन में सारा कोड है, इसके पास इसका स्टेजिंग का कोड है, और इसके पास इसकी लोकल रिपो है। तो अब इसने क्या किया, गिट लॉग किया। अब इसने देखा गिट स्टेटस, तो देखेगा ठीक है एक चेंज है, तो अब ये लिखेगा गिट कॉमिट, सॉरी गिट, तो अभी लिखेगा गिट एड डॉट। इसने इस चेंज को यहां से उठा के अपने स्टेजिंग एरिया में शिफ्ट कर दिया। अब ये इसको अपनी लोकल रिपो में कमिट करेगा। अभी इसके पास कितने कमिट थे, 1 2 3 4। अब ये अगर देखे गिट स्टेटस, तो अभी इसको ये ग्रीन है, मतलब इसको हम कमिट कर सकते हैं। तो इसने लिखा गिट कमिट -m आई एम अ सेकंड यूजर। देखो अभी मेरे पास दो अकाउंट नहीं है, तो दोनों में मैं सेम अकाउंट से लॉगिन हूं। अब इसने अपने लोकल सिस्टम पे कमिट कर दिया है। अब अगर मैं दिखाऊं आपको गिट लॉग, तो एक नया कमिट आपको दिख रहा होगा, देखो आई एम अ सेकंड यूजर। अब इसने अपने लोकल सिस्टम पे यार कमिट कर दिया है, और अगर ये यूजर आए और ये चाहता है कि मुझे अपडेटेड कोड मिले, तो पहले इसको उस लोकल सिस्टम पे जो उसने कमिट किया है उसको सेंट्रल रिपो में अपडेट करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, अगेन रिमोट ऐड करेगा। तो गिट रिमोट ऐड, और इस रिमोट को कुछ भी नाम दे सकता है। इसने दे दिया temp2, और यहां पे इसको फिर से इसकी यूआरएल लिखनी पड़ेगी। तो इसने इसकी यूआरएल लिखी। तो अब क्या हुआ, अब इस बंदे ने भी इसके साथ कनेक्शन ऐड कर लिया विद द हेल्प ऑफ रिमोट। अब इसके पास अभी अपना एक लोकल कमिट्स है। अब इसने कमांड क्या लगाई, गिट पुश, और रिमोट का नाम temp2 एंड मेन। अब इसने किया ऐसे। तो अब इसने क्या किया, जो लोकली इसके पास जो इसके लोकल रिपो पे कमिट्स थे, इसने उन कमिट्स को सेंट्रल रिपो पे पुश कर दिया। तो अब अगर हम सेंट्रल रिपो पे आए, तो अगर हम इसको रिलोड करें, तो अगर हम कमिट्स में जाएं, तो देखो हमारे पास एक आई एम अ सेकंड यूजर, एक नया कमिट आ गया। ठीक है, अब जो पहला बंदा है, अब वो देखना, अब अगर वो गिट लॉग लिखे, तो उसको अभी भी अपने ही कमिट्स दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास अभी अपडेटेड कोड नहीं है। इसको अभी इस बंदे बी ने, पर्सन बी ने अपना अपडेटेड कोड सेंट्रल रिपो पे डाला है, बट ए को वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि उसने अभी सेंट्रल रिपो से अपडेटेड कोड लिया नहीं है। तो इसको दोबारा गिट पुल कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो अब इसने गिट पुल किया। अब मैं अगर आपको दिखाऊं गिट लॉग, तो देखो आई एम अ सेकंड यूजर। क्यों, क्योंकि इसके पास अपडेटेड कोड नहीं था। अब इसने इस पे अपडेटेड कोड पुश किया है, अब दूसरे यूजर ने यहां से अपडेटेड कोड को पुल किया है। तो अब देखो इसको दूसरे यूजर का यहाँ पे लॉग दिख रहा है। अभी के लिए वो दोनों यूजर सेम है, क्योंकि मेरे पास दो अकाउंट्स नहीं है। तो अगर आप लिखो गिट लॉग, और आप इस कॉमिट को देखना चाहते हो कि इसने इस कॉमिट में क्या किया है, तो आप देख सकते हो गिट शो। तो आप देखो उसने दूसरा लूप ऐड किया है। तो इसी तरह अगर हमारे पास लेट अस सपोज एक तीसरा यूजर है, तो वो क्या करेगा, पहले अपने अकाउंट से लॉगिन करेगा, और इस जो सेंट्रल रिपो है उसको क्लोन करेगा। कौन सी कमांड यूज करके, गिट क्लोन। तो जैसे ही उसने इसको क्लोन किया, यहाँ पे उसके सिस्टम में भी 3 लॉजिकल एरियाज बन गए, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया एंड लोकल रिपो। फिर उसने जो भी चेंजेस किया, गिट ऐड कमांड से वो यहां से यहां शिफ्ट करेगा, गिट कॉमिट से वो उसको यहां पे शिफ्ट करेगा। और जब उसने अपने सारे कॉमिट कर लिए हैं, तो वो चाहता है कि वो अपने कोड को सेंट्रल रिपो में पुश करे, ताकि बाकी के दो बंदे अपडेटेड कोड को ले सके। तो वो पहले इससे रिमोट ऐड करेगा, गिट रिमोट कमांड का यूज करके, और फिर यहाँ पे ऐसे पुश कर देगा। तो उसने अपना कोड यहाँ पे पुश कर दिया, तो अब कोई बाकी दो बंदे पुल कर लेंगे, तो उनको अपडेटेड कोड मिल जाएगा। तो देखो ऐसे वर्क करता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। और जो हमारे पास सेंट्रल रिपो है, जो सेंट्रल रिपो है, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन होगी। देखो कॉमिट्स में आके कि किसने कब क्या क्या कॉमिट किया। यहाँ पे जो एडमिन होगा, जो हमारा मैनेजर होगा, वो इनके पास नहीं जाएगा, वो सेंट्रल रिपो पे जाएगा, और वो देखेगा किसने क्या क्या कॉमिट्स किए हैं। तो उसको यहाँ पे सब कुछ दिखेगा कि पहले ये 3 कॉमिट हुए हैं, फिर इसने किए हैं, कब किए हैं, कॉमिट आईडी क्या है, उसके अंदर क्या चेंजेस हैं। तो चलिए एक बहुत छोटी सी कमांड है यार, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट अस सपोज मैं इंडेक्स डॉट फाइल में आया, और मैंने इसमें यार दोबारा कुछ चेंजेस किए हैं। अब अगर मैं लिखूं गिट स्टेटस, तो क्या होगा, ये दोनों जो फाइल है ये मॉडिफाइड है। अब अगर मैंने इनको गिट एड डॉट, अब एड डॉट मतलब अब मैंने इन फाइल्स को वर्क स्टेशन से स्टेजिंग एरिया में शिफ्ट कर दिया है। मतलब मैंने दुकान से उठा के अपनी बास्केट में डाल दिया है। पर बाद में मेरा मन कहा कि नहीं नहीं यार, मैं ना इनको खरीदूंगा नहीं, मैंने ऐसे ही रख लिया था, मैं इनको दोबारा जहां से ली थी वहीं दोबारा रखना चाहता हूं, मैं इनको खरीदना नहीं चाहता। मतलब मैं इनको कॉमिट नहीं करना चाहता, इनको मैं दोबारा स्टेजिंग एरिया से दोबारा वर्क स्टेशन में भेजना चाहता हूं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है गिट रीसेट। इसका क्या मतलब होता है कि जो भी चीजें आपने यहां भेजी थी वो दोबारा यहां चली जाएंगी। तो अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं गिट स्टेटस, तो देखो हमारे पास दोनों मॉडिफाइड है। अगर मैं इनको दोबारा कर दूं गिट एड डॉट, अभी स्टेजिंग एरिया में चली गई है। कैसे,
देखो स्टेटस दोनों ग्रीन है। अब मैंने लिखा गिट रीसेट, अभी दोबारा स्टेजिंग एरिया से बैक हमारी वर्क स्टेशन में आ गई है, तो गिट स्टेटस। चलिए यार, मैंने आपके लिए सारी की सारी कमांड्स यहाँ पे लिख दी हैं और इनको रिवाइज कर लेते हैं। गिट इनिट कमांड का हम यूज करते थे टू इनिशियलाइज द एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, और ये हमारे फोल्डर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती थी। तो अगर मैं लिखूं गिट इनिट, तो ये हमारे पास गिट रिपो बन गई है। अब गिट स्टेटस कमांड का हम यहाँ यूज करते हैं अपनी करंट रिपो का स्टेटस देखने के लिए, और लाल का मतलब है अभी हमारे पास बहुत सारे चेंजेस अनसेव्ड है। अब गिट एड डॉट कमांड का यूज करते हैं अपने अनट्रैक चेंजेस को स्टेजिंग एरिया में शिफ्ट करने के लिए, तो गिट एड डॉट। अब जो चीजें स्टेजिंग एरिया में है उनको कॉमिट करने के लिए हम यूज करते हैं गिट कॉमिट -m, और आपको कॉमेंट आप यहाँ पे दे सकते हो, तो मैंने लिख रहा हूं यहाँ पे नोट्स। तो गिट रिमोट ऐड का हम यूज करते हैं अपनी लोकल रिपो को एक सेंट्रल रिपो से कनेक्ट करने के लिए। मैंने सेंट्रल रिपो बनाई है और उसकी यूआरएल को कॉपी कर लिया, तो गिट रिमोट ऐड, और मैं इसको नाम दे रहा हूं लेट्स से नोट्स, और ये मेरी रिमोट ऐड हो गई। अब मैं चाहता हूं कि मेरे लोकल रिपो से इस रिमोट पे सारे कॉमेंट्स को शिफ्ट कर दूं, तो गिट पुश कमांड का हम यूज कर सकते हैं, गिट पुश एंड देन नेम का नाम हमारे पास, रिमोट का नाम क्या है हमारे पास, नोट्स और मेन। अब हमारे पास जो भी लोकल कॉमेंट्स हैं वो सारे वहां चले जाएंगे। तो देखो अभी ये गिटहब की हमारी यूआरएल एम्प्टी है, और तो अब यहाँ पे हमारे सारे चेंजेस आ गए जो हमने एक कॉमिट किया था। तो गाइस एक छोटी सी चीज और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेट अस सपोज हमारी इस वर्किंग डायरेक्टरी में एक हमारे पास एक फोल्डर है लेट से इमेजेस करके, और इस फोल्डर के अंदर अभी के लिए आप मान लो कि ये फर्स्ट इमेज है, आप इसको जेपीजी कुछ भी लिख लो, और ये हमारे पास सेकंड इमेज, अभी के लिए आप मान लो 2 इमेजेस हैं। और अब आप क्या चाहते हो यार कि आप लिखोगे गिट एड, अगर मैं दिखाऊं गिट स्टेटस, तो भी हमारा जो वर्किंग वर्क स्टेशन है उसमें कुछ अनचेंज फाइल है, बट आप चाहते हो यार कि सब कुछ आप ऐड करो अपने स्टेजिंग एरिया में, बट ये वाला फोल्डर उसमें नहीं जाना चाहिए। इवन अगर आप लिखो गिट एड डॉट, अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो इस रिपोजिटरी में जो कुछ भी होगा वो सारा मेरे स्टेजिंग एरिया में चला जाए। बट आप चाहते हो कि जब भी आप गिट से कुछ भी काम कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट जो गिट है वो कुछ फाइल्स को इग्नोर कर दे, तो उसके लिए आप एक यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप बना सकते हो जिसको हम बोलते हैं, जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है सेम उसी लेवल पे आपको एक फाइल बनानी है डॉट गिट इग्नोर। देखो मैंने जैसे ही लिखा अपने आप गिट का सिंबल बन गया, क्यों? क्योंकि ये एक प्री डिफाइंड फाइल है। इस फाइल के अंदर आपको वो सारे फोल्डर या वो सारी फाइल्स के नेम लिखने हैं जिनको आप चाहते हो कि गिट इग्नोर कर दे, जिनको गिट माने ही ना कि ये मेरा पार्ट है। तो मैं बोलूंगा ठीक है यार, इमेजेस नाम का एक फोल्डर है, तुम उसको इग्नोर कर दो। तो जो इमेजेस का फोल्डर है, देखो जैसे ही मैंने इसको सेव किया ये लाइट ग्रे होगा, क्यों? क्योंकि अगर अब मैं दिखाऊं गिट स्टेटस, तो देखो सिर्फ गिट इग्नोर फाइल है। इवन अब इमेजेस अभी मैंने कॉमिट नहीं किया है, बट मुझे वो दिखा नहीं रहा इमेजेस के लिए। अगर मैं लिखूं गिट एड डॉट, अब मैं लिखूं गिट स्टेटस, तो देखो यहाँ पे इमेजेस अभी मैंने कॉमिट नहीं किया, बट फिर भी वो इमेजेस को नहीं दिखा रहा हमारे अनट्रैक चेंजेस में, क्यों? क्योंकि वो इसको इग्नोर कर रहा है। तो अगर मैं गिट कर दूं, गिट कॉमिट कर दूं अब इसको, अब मैं कर दूं गिट पुश नोट्स मेन, अब मैंने इसको पुश कर दिया। अब देखो मैंने पुश किया तो जितना भी कमेंट था वो चला जाएगा, बट देखना यहाँ पे मेरी दूसरी फाइल तो आ जाएगी, बट मेरा वो फोल्डर नहीं आएगा इमेज वाला। क्यों? देखो गिट इग्नोर आ गई, ये आ गई, आ गया, बट क्यों वो क्यों नहीं आया? इमेजेस वाला फोल्डर क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने गिट को बोला था भाई कि तुम इस फोल्डर को इग्नोर कर दो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। तो कई बार यार हमें रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ सेट ऑफ फाइल्स होती हैं, हम चाहते हैं कि जब हम गिट इनिट कमांड लिखें तो उन फाइल्स को, उन फोल्डर्स को गिट अपनी ये जो रिपो होती है, ये जो अपना पूरा वर्चुअल मैकेनिज्म होता है, इसमें उन फाइल्स को इंक्लूड ही ना करे। जो हमारा वर्क स्टेशन है इसके अंदर गिट उन फाइल्स को इंक्लूड ही ना करे। जैसे ही आप गिट इनिट कमांड लिखते हो बाय डिफॉल्ट सारी की सारी फाइल्स आपके वर्क स्टेशन में आती हैं, और जो भी फाइल्स आपके वर्क स्टेशन में होती हैं आप उन्हीं को स्टेज या कमिट कर सकते हो। बट गिट इग्नोर फाइल क्या करती है? गिट इग्नोर फाइल के अंदर जो जो फाइल या फोल्डर के नेम होते हैं वो उनको अपने वर्क स्टेशन का पार्ट मानती ही नहीं है, तो कभी कमिट या कभी भी स्टेज में नहीं जाते। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, लेट अस सपोज आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए, आपने उसको स्टेज किया, आपने फिर से कुछ चेंजेस किए, आपने स्टेज किया, अभी आपने कमिट नहीं किया है, आपने फिर से कुछ चेंजेस किए, फिर से आपने स्टेज किया। बट अब जब आप कमिट करोगे तो जितने भी स्टेज थे वो सब कंबाइन हो गए, एक सिंगल कमिट बनेगा। ऐसा नहीं कि अब आपने कमिट कर रहे हो तो पहले स्टेज के लिए एक अलग कमिट आईडी बनेगी, दूसरे स्टेज के लिए एक अलग नो, जितनी भी चीजें स्टेजिंग एरिया में है वो सारी कंबाइन होंगी और एक सिंगल कमिट बनेगा। जैसे हमारे टोकरी में जितनी भी प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए एक सिंगल बिल बनता है, राइट?
एक सिंगल बिल बनता है, उसमें वो सारे, ऐसा नहीं कि हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बिल बनाते हैं। तो भाई ये जो भी चीजें हमारे स्टेजिंग एरिया में होंगी, जब आप उनको कॉमिट करोगे तो उनके लिए एक सिंगल कॉमिट आईडी। तो हाउ गाइस, आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम अपनी लोकल रिपो से जो कोड है उसको गिटहब पे शिफ्ट कर सकते हैं और बाकी लोग उस कोड को पुल करके उस पर काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन।